हेलो क्लास 12। काफी दिन बाद मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ। आपने सारा अपना कोर्स अब तक तैयार कर लिया होगा और अब हम ग्रामर वाले पोर्शन पर आ जाते हैं। कई बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मैं उनको नाटक, कविता और कहानी के प्रश्नोत्तर दे दूं। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको नाटक से संबंधित कुछ प्रश्न बताने जा रही हूँ। तो नाटक के क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। इसी संदर्भ में पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ, साथ ही उसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, नाटक किसे कहते हैं, ये पहला प्रश्न मैंने बनाया आपके लिए, जिसका उत्तर इस प्रकार से है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई, जिसका अर्थ है सात्विक भावों का प्रदर्शन। मानक हिंदी कोश के अनुसार किसी कथा को अभिनय की दृष्टि से संवादों एवं दृष्टियों के सहारे विभिन्न पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया साहित्यिक रूप ही नाटक कहलाता है। बहुत ध्यान से ये प्रश्न याद कीजिएगा, क्योंकि पूरे नंबर आपको दिलवाएंगे। देखिए, इसी का दूसरा प्रश्न, गद्य साहित्य में सबसे पहले किसका विकास हुआ? गद्य साहित्य के विकास में ये उल्लेखनीय है कि हिंदी में सबसे पहले नाटक साहित्य का विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, नाटक की विशेषता है मतलब क्या है? काव्य और गद्य का वह रूप जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रस अनुभूति कराता है, वो नाटक है। बड़े शुद्ध हिंदी के शब्द में इसमें इस्तेमाल कर रही हूं, कारण ये है कि ये हमारी परिभाषाएं हैं। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, आज का आधुनिक नाटक किसका पर्याय बन गया है? उत्तर, आज का आधुनिक नाटक अंग्रेजी के ड्रामा या प्ले का पर्याय बन गया है। नेक्स्ट इसका प्रश्न, आधुनिक युग में हिंदी के नाटक पर टिप्पणी कीजिए। आधुनिक युग में हिंदी नाटक जीवन के यथार्थ से जुड़कर नई दिशा की ओर उन्मुख हुआ है। नाटकों में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अंतर्द्वंदों का चित्रण तथा गीति नाट्यों एवं एकांकियों की रचना भी होने लगी। उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश इस काल के प्रसिद्ध नाटककार हैं। बड़ा कठिन लग रहा होगा आपको इसको सुनना, इसका लिखित रूप भी आपको मिलेगा। देखिए, नाटक और रूपक में क्या अंतर है? नाटक वस्तुतः रूपक का एक भेद है। कथा के पात्रों पर किसी अन्य व्यक्तित्व के रूप का आरोपण होने के कारण ही इसे रूपक कहा जाता है और अभिनय से संबंधित होने के कारण इसे नाटक कहते हैं। नाटक और एकांकी में क्या अंतर है? एकांकी को नाटक का ही एक रूप माना जाता है। इसमें नाटक के संपूर्ण तत्व तो निहित होते ही हैं, साथ ही इसकी रचना, विधान तथा अन्य तत्वों में ऐसी विशेषताएं भी होती हैं जिनके कारण साहित्य शास्त्रियों ने एकांकी को साहित्य की एक सर्वथा स्वतंत्र विधा मान लिया है। एकांकी साधारणतया नाटक के स्वरूप को कहते हैं, जिसमें केवल एक अंक में संपूर्ण नाटक समाप्त हो जाता है। उत्तर अगर आपको लंबे लगे तो आप इसके थोड़े छोटे फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस प्रकार के नाटकों का विकास हुआ? इस समय नवीन परंपराओं को धारण करने हेतु जिन नाटकों की रचना हुई उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, व्यक्तिवादी चेतना, राजनीतिक चेतना से प्रेरित नाटकों का नाम दिया गया। साठोत्तर वर्षों में सृजित साहित्य में नाटक की क्या दशा थी? साठोत्तर से मतलब है 60s के बाद, यानी कि 1960 के बाद। नाटक साहित्य भी दूसरी विधाओं की नवीनता व परिवेश व्यापी यथार्थ को निरूपित कर रहा है। ये यथार्थ की स्थितियों को प्रस्तुत करने, मनुष्य के मन के बोझ और दबाव, अभिव्यक्त और बौद्धिकता के विकास के कारण मानवीय संबंधों में आई विसंगत स्थितियों को अभिव्यक्त करने में सफल दिखाई देता है। नाटक का विकास धीमा पड़ गया था, उसका क्या कारण है? देखिए उत्तर, नाटक का विकास अनेक रूपों और अनेक दशाओं में हुआ है। यद्यपि आरंभ में नाटक के अभाव तथा एकांकी, रेडियो रूपकों
व चलचित्रों से प्रतियोगिता के कारण, चलचित्र यानी सिनेमा, इसके विकास की गति धीमी हो गई थी, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से इसका विकास फिर तेजी से होने लगा है। अब थोड़े सरल प्रश्न आते हैं। नाटक के तत्व बताइए। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा नाटक के निम्नलिखित तत्व बताए गए हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। लेकिन भारतीय आचार्यों द्वारा निम्नलिखित तत्व बताए गए हैं, जैसे वस्तु, नायक, रस, व्यक्ति या कार्य। वस्तु को हम कथा वस्तु भी कह सकते हैं। इसी संदर्भ में नेक्स्ट प्रश्न है, कथा वस्तु क्या है? कथा वस्तु को नाटक ही कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे प्लॉट कहते हैं, जिसका अर्थ आधार या भूमि है, यानी कि कहां से हम उसको शुरू करेंगे, वो चीज कैसे हम उसको बढ़ाकर दूसरों को दिखाएंगे। नाटक की कथा वस्तु पौराणिक, ऐतिहासिक, काल्पनिक या सामाजिक हो सकती है। नाटक में पात्र तथा चरित्र चित्रण का क्या प्रभाव होता है? देखिए, पात्रों का सजीव और प्रभावशाली चरित्र ही नाटक की जान होता है। जान का मतलब उसका प्रभावशाली रूप होता है। कथा वस्तु के अनुरूप नाटक ही अभिनय ही नाटक को सफल बनाते हैं। नाटक में नाटक का अपने विचारों, भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही करना होता है। अतः नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। प्रमुख पात्र कला का अधिकारी होता है तथा समाज को उचित दशा तक ले जाने वाला होता है। पात्र योजना और चरित्र चित्रण के प्रति पाश्चात्य दृष्टि स्वाभाविक और यथार्थ रही है। अरस्तु के अनुसार चरित्र चित्रण में नाटककार को 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए: अच्छा चरित्र, औचित्य का ध्यान, जीवन के अनुरूप और चरित्र में सुसंगति, मतलब चरित्र जो है वो आदर्श होना चाहिए। रस के विषय में बताइए, ये मेरा अगला प्रश्न है। नाटक में 9 रसों में से 8 का ही परिपाक माना गया है। वीर या श्रृंगार रस में से कोई एक नाटक का प्रधान रस होता है। शांत रस को नाटक के लिए निषिद्ध माना गया है, ऐसी हमारी पिछली पुस्तकें कहती हैं। नाटक के तत्व उद्देश्य के विषय में लिखिए, यानी कि जो उद्देश्य है उसके विषय में इसमें हमें बताना है। व्यक्तियों के हृदय में नाटक जीवन का संचार करता है, यही उसका उद्देश्य है। नाटक के अन्य तत्व इस उद्देश्य के साधन मात्र होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण सदा आशावादी रहा है, इसलिए संस्कृत के प्राय सभी नाटक सुखांत रहे हैं। पश्चिम नाटककारों ने या साहित्यकारों ने साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हुए यथार्थ दृष्टिकोण अपनाया है। उसके प्रभाव से हमारे यहां भी कई नाटक दुखांत लिखे गए हैं। किंतु सत्य है, उदास पात्रों के दुखांत अंत से मन खिन्न हो जाता है। नाटक मात्र मनोरंजन के साधक नहीं है, यथार्थ से जूझते हुए अपने समाज की सार्थक प्रस्तुति भी है। नाटक के तत्व अभिनय के विषय में बताइए। अभिनय यानी कि एक्टिंग। नाटक की प्रमुख विशेषता है, नाटक को नाटक के तत्व प्रदान करने का श्रेय इसी को जाता है, यानी कि अभिनय को जाता है। यही वह गुण है जो दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस संबंध में नाटककार को नाटक के रूप, आकार, दृश्यों, सजावट और उसके उचित संतुलन, परिधान यानी कि वस्त्र व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार अभिनय नाटक का महत्वपूर्ण अंग है। इसकी श्रेष्ठता पात्रों के वाक्य चातुर्य से है और अभिनय कला पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से अभिनय 4 प्रकार का होता है। शरीर से किया जाने वाला अभिनय आंगिक अभिनय कहलाता है। रेडियो नाटक जो हैं वो ज्यादातर संवाद पर आधारित होते हैं, यानी कि वाचिक अभिनय हो गया। नेक्स्ट इसका है आहार्य अभिनय, यानी वेशभूषा, मेकअप, स्टेज, प्रकाश व्यवस्था से बनाया जाने वाला। और एक है सात्विक अभिनय, यानी कि जो अंतरात्मा से किया जाने वाला अभिनय होता है, जिसमें रस आता है। वाक्यों को बोलने की कला के संबंध में बर्नार्ड शॉ ने कहा था, हाँ कहने के 50 तरीके हैं,
लेकिन लिखने का केवल एक ही तरीका है, यानी कि हाँ जो हमारा शब्द है उसको हम जितनी तरह से बोलेंगे वो अपना अर्थ अलग देगा। ये बर्नार्ड शॉ का कहना था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न इसका, नाटक में संवाद की भूमिका बताइए। संवाद यानी कि डायलॉग, यानी कि कथोपकथन। नाटक में जो नाटककार है या नाटकार है उसके पास अपनी ओर से कहने के लिए कोई अवकाश नहीं रहता, यानी कोई गुंजाइश नहीं होती कि वो कुछ बदल के बोल दे। वो संवाद द्वारा ही वस्तु का उद्घाटन और पात्रों के चरित्र का विकास करता है। इसके संवाद सरल, सुबोध, स्वाभाविक तथा पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। पात्रों की भाषा नाटक को आगे बढ़ाती है और अलग अलग पात्रों को प्रदर्शित और परिभाषित करती है। संवाद जितने सार्थक और संक्षिप्त होते हैं नाटक उतना ही सफल माना जाता है, क्योंकि लंबी चीजें आमतौर पे बोर करती हैं। नाटक में देश काल और वातावरण की क्या भूमिका होती है? नाटक में देश काल और वातावरण का पालन भी होना चाहिए। ये अभिनय, दृश्य योजना, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि के द्वारा दर्शाया जाता है। नाटक को देश काल ही जीवंत बनाता है। इस नाटक के तत्व में देश काल वातावरण का अपना महत्व है। देखिए इसका अगला प्रश्न, नाटक के तत्व भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। नाटक संवादों से ही समझ में आता है और कहानी को आगे बढ़ाता है। भाषा सरल, स्पष्ट, अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। कठिन भाषा नाटक में रुचि कम कर देती है और उदासीनता लाती है। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपका यह है, शिक्षा में नाटक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सभी कलाओं की तरह नाटक छात्रों को नए तरीके से संवाद करने और समझने की अनुमति देता है। नाटक ऐसी दुनिया में रहने और काम करने के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो समूह भावना उत्पन्न करता है, यानी सब लोग साथ मिलकर चलते हैं और छात्रों की सहन शक्ति को विकसित करने में सहायता देता है। नाटक कला शिक्षा समस्या समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नाटक में भाग लेना और नाटक देखना दोनों ही क्रियाएं बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन एवं सौंदर्य बोध कराती हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नाट्य शिक्षा बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम या साधन बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये 20 लगभग मैंने प्रश्न आपको इस वीडियो में नाटक से संबंधित दे दिए, लेकिन ये काफी नहीं है, इसीलिए मैं इसी क्रम में अगला वीडियो आपको और दूंगी। इसमें कोशिश करूंगी कि 20 प्रश्न आपको और दे सकूं। देखिए कोई कितने भी आपको प्रश्न देता रहे, लेकिन एक बार आप जरूर खुद खोजबीन जरूर करिएगा, ताकि जो चीजें हमसे छूट जाए, हमसे मतलब हम टीचर से, हम अध्यापकों से, वो चीजें आप खुद से खोज के पढ़ सकें। हम आपकी सहायता कर रहे हैं और कोशिश करते हैं अधिक से अधिक कोर्स आपका कवर कर सके। अगर आप गौर से देखें तो सभी लोग तो कहीं ना कहीं अभिनय करते हैं। क्लास में जब आपको पढ़ाने आते हैं हम लोग, तो जिस तरह से बिहेव करते हैं जनरली, यानी सामान्य तौर पे वैसा भी हमारा बिहेवियर नहीं होता, वैसे हम बिहेव नहीं करते। तो इस संसार में कहा यह जाता है कि संसार एक मंच है और हर व्यक्ति एक नाटक का करने वाला है, अपने हिस्से का नाटक करता है और इस दुनिया से चला जाता है। नाटक का अर्थ है जो उसको दिया जाता है पात्र, उसको वो निभाता है और इस संसार से विदा हो लेता है, ऐसा कहा जाता है। नाटक का जो ये हिस्सा है, यानी कि नाटक जो विषय है, वो इसी साल आपके साथ जोड़ा गया है। थोड़ा कठिनाई से आपको मिल पाएगा, लेकिन अभिव्यक्ति और संचार माध्यम जो हमारी पुस्तक है उससे आपको सहायता मिल सकती है। पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। सब्सक्राइब आपने कर रखा होगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि मुझे प्रेरणा मिले कि आप मेरे साथ हैं। थैंक यू।